ये जो पैनिक डिसऑर्डर है वो क्यों होता है, उसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों ये पैनिक डिसऑर्डर होता है या फिर अटैक्स आते हैं? बहुत आपने अहम सवाल पूछा जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। इसको डिसऑर्डर ऑफ हाउस बाउंड हाउसवाइफ्स कहते थे। जब पहली दफा ये 1970 के अंत में डॉक्टर लिनफर्ड रीस ने इस बीमारी का वर्णन किया, तभी उनके पास लंदन की तकरीबन 18 गृहिणियां थी जो बरसों तक अपने घर के बाहर नहीं निकलती थी। उनको ये लगता था कि इस दौरे के दरमियान यदि कुछ उनको हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो उनको मदद कहाँ मिलेगी। इस डर से ये औरतें, ये गृहिणियां अपने घर से बाहर ही नहीं निकली थी। सबसे शुरू में मतलब 1979-80 में इसको सिंड्रोम ऑफ हाउस बाउंड हाउसवाइफ्स कहते थे। इसके ऊपर काफी संशोधन हुआ, फिर इसका नाम फियर डिसऑर्डर पड़ा। मतलब ये घबराहट और या डर का दौरा तो पड़ता है, वो तो 15-20 मिनट आधे घंटे में निकल जाता है, मगर दोबारा पड़ेगा तो क्या होगा, वो डर आदमी को खाई जाता है। मतलब घबराहट का दौरा नहीं, मगर घबराहट का दौरा दोबारा होगा तो क्या होगा, इसकी चिंता आदमी को अंदर से खाई जाती है। इसलिए इसे डिसऑर्डर ऑफ सिंड्रोम ऑफ फियर कहा जाता था। उसके बाद में अनेक इस बीमारी के बारे में संशोधन हुए, काफी सारा इसके बारे में बहुत गहरा अभ्यास किया गया, और आज की तारीख में हमें ये मालूम है कि ये घबराहट तब होती है, दौरा तब होता है जब इंसान कहीं ना कहीं कोई ऐसी समस्या में फंस गया हो जो ना कह सको ना सह सको, और फिर आदमी अपने ही मन में विचार करता है और वो विचार कहीं ना कहीं ये दौरा पैदा कर देते हैं। इसका वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन, उसका वैज्ञानिक कारण यह है कि हमारे दिमाग के हर एक विचार अपने दिमाग के रसायन से मिले जुले हैं। जो दिमागी रसायन है वो मोटे मोटे दो किस्म के हैं, तनाव पैदा करने वाले और आराम और सुरक्षितता पैदा करने वाले। तो अब के संशोधन में यह है आज तक तो कि किसी न किसी कारणवश ये जो पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित मरीज हैं, उनके दिमाग में उत्तेजितता पैदा करने वाले रसायनों का प्रमाण एकाएक बढ़ जाता है। उसके बाद में अपने बदन के अंदर ऐसे रिसेप्टर होते हैं जिनको मालूम पड़ता है कि ये उत्तेजित करने वाले रसायनों का मिश्रण जरा ज्यादा हो गया है, तो अपना बदन अपने आप में उस अधिकतर रसायनों को न्यूट्रलाइज कर देता है। और ये सारी प्रक्रिया, रसायनों का ज्यादा बदन में पैदा होना और बदन ने उस ज्यादा पैदा हुए रसायनों को नरम करना, ये प्रक्रिया तकरीबन 15 मिनट चलती है, बल्कि 12 मिनट चलती है। इसके दरमियान यदि आदमी उत्तेजित हो जाए तो आदमी के मन की हाय तौबा इस उत्तेजितता को और बढ़ाती है। जब किसी को एकाएक घबराहट का दौरा महसूस हो, तब वो मन में हाय तौबा पैदा कर दे, बचाओ बचाओ सा करने लगे, भागदौड़ करने लगे, तो ये दौरा 2 घंटे तक खींचा जा सकता है। और जो आदमी कहेगा कि अरे ये दौरा पड़ा है, पहले भी पड़ा है, 15 मिनट में अपने आप निकल जाता है, शांत बैठो, तो ये दौरा अपने आप उतर भी जा सकता है। ये उसका वैज्ञानिक, उसकी प्रक्रिया मैंने समझाई। किन को ऐसा होता है इसके बारे में हमें इस वक्त बहुत ठोस जानकारी नहीं है। आमतौर पे अक्लमंद लोगों को ये ज्यादा होता है। कोई अक्लमंद व्यक्ति ऐसी परेशानी या उलझन भी ना को, ऐसी समस्या भी ना समझो, अपनी दैनिक वातावरण में, दैनिक जीवन में कोई ऐसी बात हो जो ना कह सको ना सह सको, तब ये घबराहट के दौरे पड़ने की संभावना बढ़ती है। 1980 से लेकर के आज तक भले कितने भी, लगभग 11% लोग, अपनी प्रिवेलेंस इज अबाउट 11%, 11% लोगों को पैनिक डिसऑर्डर, कभी ना कभी घबराहट का दौरा कभी ना कभी तो महसूस होता ही है। यदि पैनिक डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, उसके मतलब निदान करने के जो अनुक्रम है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, तो लगभग 25% लोगों को कभी ना कभी एक अत्यंत तेजी का घबराहट का दौरा पड़ा ही पड़ा होगा। मगर
घबराहट का दौरा महसूस होना और घबराहट के दौरे को कैसे प्रतिसाद देना, ये दो अलग बात है। घबराहट महसूस होने के बाद में आपका प्रतिसाद यदि हाय तौबा वाला होगा तो तकलीफ ज्यादा खींची जाती है। अपना प्रतिसाद यदि नरमी का होगा, शांति रखने का होगा, अपने मन को संभालने का होगा, तो ये दौरा तकरीबन 12 से 15 मिनट में चला जाएगा। आज तक एक भी ऐसा केस नहीं है कि किसी भी मरीज को घबराहट के कारण या पैनिक अटैक के कारण या पैनिक डिसऑर्डर के कारण किसी भी किस्म की गंभीर शारीरिक बीमारी महसूस हुई हो, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया या लकवा हो गया। ऐसा पैनिक अटैक में कभी नहीं होता है। पैनिक अटैक भले जब महसूस हो तब हाय तौबा मचा दे अपने मन में, एक अजीब सी गंभीरता अपने लगने लगे, अपने आप में पैनिक अटैक बहुत गंभीर समस्या नहीं है, ये परेशानी ज्यादा करती है, गंभीरता उसकी कम है।